वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 11 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल गेंदे के फूल की एक नई प्रजाति के बारे में है, यानी कि मैरीगोल्ड की एक नई प्रजाति जिसका नाम अर्का शुभ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने गेंदे के फूल की एक नई वैरायटी को अभी हाल ही में डेवलप किया है। निश्चित तौर पर आपने इस फूल को अपने आसपास जरूर से देखा होगा। ये एक हर्बेशियस प्लांट है, मतलब इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। ये सनफ्लावर की एक फैमिली एस्ट्रेशिया से बिलोंग करता है। ये फ्लावर ओरिजिनली अमेरिकाज में पाया जाता था, साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ अमेरिका। हालांकि धीमे धीमे दुनिया की कई सारी लोकेशंस पे इसे नेचुरलाइज्ड वे में उगाया जाने लगा। हमारे आसपास भी ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली मिल जाएगा। अब आइए इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। देखिए, गेंदे के फूल में कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल कई तरीके की मेडिसिन में किया जाता है। जनरली गेंदे का फूल अगर स्पॉइल हो जाए, बेकार हो जाए, हैवी रेन की वजह से या फिर उसे सही समय से ना तोड़ा जाए उसकी वजह से, तो हम ये कैरोटीन खो देते हैं। लेकिन ऐसा इस वैरायटी के साथ नहीं है। थोड़ा बहुत स्पॉइल हो जाने के बाद भी इस पौधे से कैरोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। दूसरी ओर इसमें कैरोटीन की जो मात्रा है वो भी ज़्यादा है। सामान्यतः मैरीगोल्ड में जो कैरोटीन पाया जाता है वो 1.4% होता है, जबकि यहाँ पे जो कैरोटीन कंटेंट है वो 2.8% पाया जाता है, जो कि किसी भी प्लांट सोर्स में हाईएस्ट है। इसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में किया जाता है। आज वर्तमान में जो कैरोटीन कंटेंट है उसे इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है, बाकी देशों से भी। लेकिन अगर हम इस वैरायटी के मैरीगोल्ड को उगाते हैं तो भारत इस फील्ड में सेल्फ सफिशियंसी अवेल कर सकता है। देखिए, गेंदे के फूल के और भी कई सारे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि इनका इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है। पोल्ट्री सेक्टर में मुर्गियों को भी ये फ्लावर्स खिलाए जाते हैं। जो फूल की पेटल्स होती हैं उनको वो खा के अच्छी क्वालिटी के जो अंडे हैं वो देती हैं, और शीप्स वगैरह को भी इनको खिलाया जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में एक लॉयर के द्वारा एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल दायर की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। आरोप यह लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, संवैधानिक तंत्र है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है और क्राइम काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि वो अपने आरोपों को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए तत्काल प्रभाव से इस पीआईएल को खारिज कर दिया। बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में। प्रेसिडेंट रूल का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब वहां पर सरकार जो राज्य की है वो काम नहीं करेगी। जो वहां का लेजिस्लेचर है उसका डिसोल्यूशन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। सीधा सीधा मतलब यह है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उस स्टेट में रूल करेगी। इसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी पुकारा जाता है। हमारे संविधान में प्रेसिडेंट रूल के संबंध में आर्टिकल 356 में प्रावधान किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। प्रेसिडेंट रूल के संबंध में एसआर बोम्मई केस 1994 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर यह बताया गया कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाना चाहिए। देखिए, 1988 की बात है। मैं एसआर बोम्मई केस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब जो जनता पार्टी थी उन्होंने सरकार बनाई, और जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो एसआर बोम्मई जी जो कर्नाटका के सीएम हैं वो बन जाते हैं। बाद में जनता दल भी उनके साथ मर्ज हो जाता है। लेकिन 1989 में दोनों पार्टीज के बीच में कुछ विवाद होता है, जो दोनों का कोलिशन था उसमें, क्योंकि कुछ लोग पोर्टफोलियो चाहते थे और उन्हें मिला नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ 19 एमएलएज ने गवर्नर को ये लेटर लिखा कि हम अब इस पार्टी में नहीं रहना चाहते और अब पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है। तो 19 लोगों के पार्टी से निकल जाने के बाद एसआर बोम्मई के पास मेजोरिटी नहीं रह गई थी। लेकिन बाद में जो 7 लोग थे उन्होंने वापस से लेटर लिखा गवर्नर को कि नहीं, हमारा जो साइन है वो गलत तरीके से लिया गया था, हम अभी भी पार्टी के साथ हैं। इन दैट केस अब पार्टी के पास मेजोरिटी थी और वो सरकार में रह सकती थी। लेकिन गवर्नर ने इस बात को नजरअंदाज किया और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर दिया कि कर्नाटका में इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया जाए। बाद में इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया। एसआर बोम्मई जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर सरकार के ऊपर फटकार लगाई कि वहां पर एसआर बोम्मई जी जब ये कह रहे थे कि उनके पास मेजोरिटी है और वो उसे प्रूव करना चाहते हैं, तो उन्हें इस बात का मौका क्यों नहीं दिया गया। और उसके बाद बहुत ही डिटेल मैनर में आर्टिकल 356 पर एसआर बोम्मई केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन को दिया। अब देखिए, कई सारी सिचुएशन में स्टेट इमरजेंसी को लगाया जाता है। अगर दो पार्टीज ने कोलेशन बनाया हो, कोलेशन टूट जाए और कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, तो फिर इमरजेंसी लग जाएगी स्टेट में।
अगर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अच्छे से काम ना कर रही हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव हैं उनको स्टेट फॉलो ना कर रहा हो, या फिर हंग असेंबली की सिचुएशन आ जाए, जनरल इलेक्शन हो गए लेकिन कोई भी पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर ना कर पाए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं? देखिए, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस करें कि हाँ, इस राज्य में आप स्टेट इमरजेंसी लगा दीजिए, प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, या फिर आर्टिकल 356 के तहत ही प्रेसिडेंट को ऐसी जानकारी मिले गवर्नर के द्वारा कि जो स्टेट है वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, या फिर प्रेसिडेंट खुद भी सेटिस्फाइड हों कि हाँ, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस के हिसाब से राज्य में सरकार नहीं चल पा रही है, तो वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल का क्या प्रावधान है? देखिए, अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है किसी भी राज्य में तो 2 महीनों के भीतर लोकसभा और राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट को उसे अप्रूव करना होता है। सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल चाहिए होता है। एक बार अप्रूव होने के बाद ये इमरजेंसी 6 महीने तक चल सकती है। उसके आगे अगर इसे बढ़ाना है तो अप टू 3 सालों तक स्टेट इमरजेंसी को चलाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने पर इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। हालांकि 1 साल तक तो इसे जो नॉर्मल अप्रूवल सिस्टम है उसके माध्यम से चलाया जा सकता है। अगर 1 साल के बाद स्टेट इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है तो या तो वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगी हो, एट द सेम टाइम इस बात को भी एश्योर किया जाए कि वहां पर इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, उसके बाद ही 1 साल के बाद स्टेट इमरजेंसी को स्टेट में आगे बढ़ाया जाता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो स्टेट इमरजेंसी लगने के दौरान, 2 महीने के भीतर इसे अप्रूव करना है। नेशनल इमरजेंसी में 1 महीने के भीतर ही पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। अब लोकसभा तो है नहीं तो क्या होगा? तो राज्यसभा को उस स्टेट इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा, और जब नई लोकसभा आएगी तो जो उसकी पहली सिटिंग होगी उसके 1 महीने के भीतर उस नई लोकसभा को भी उसे अप्रूव करना होगा। ये प्रावधान है। प्रेसिडेंट रूल अगर लग जाए तो क्या होता है? स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ से उस राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है, उस राज्य के चीफ सेक्रेटरी की मदद से, और जो प्रेसिडेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको अपॉइंट करता है उनकी मदद से। जो प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स को पार्लियामेंट को एक्सरसाइज करने को भी बोल सकते हैं। प्रेसिडेंट अगर चाहें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ समय के लिए उसे रोक सकते हैं। रिवोकेशन की बात करते हैं। रिवोक करना बहुत ही आसान है। प्रेसिडेंट किसी भी समय एक घोषणा के माध्यम से स्टेट इमरजेंसी को हटा सकते हैं। इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई लीडर ऐसा आता है, सपोज करिए कि सरकार नहीं बन पाई थी, इस वजह से जो स्टेट इमरजेंसी है वो लगाई गई थी, फिर कुछ लोग आते हैं, कोई पार्टी आती है, कहती है उसके पास मेजोरिटी है और वो उसे प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर उन्हें मेजोरिटी प्रूव करने का मौका दिया जाएगा। अगर वो प्रूव कर लेते हैं तो स्टेट इमरजेंसी को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें प्रेसिडेंट रूल के बारे में हमने डिस्कस की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल किन्नल क्राफ्ट के बारे में है। सोशल मीडिया की वजह से जो किन्नल क्राफ्ट के आर्टिशियंस हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। वुडन डॉल्स जो वो बनाते हैं उसको वो आसानी से एडवर्टाइज कर पाए और ऑनलाइन तरीके से उसे बेच भी पाए। किन्नल क्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। किन्नल क्राफ्ट या फिर किन्नल क्राफ्ट ये ट्रेडिशनल वुडन क्राफ्ट है जो कि कर्नाटका के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट के किन्नल या फिर किन्नल टाउन में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इस क्राफ्ट को 2012 में जीआई टैग भी दे दिया गया था। देखिए, जो आर्टिशियंस होते हैं इन्हें चित्रकार कहा जाता है। ये लोकल वैरायटी की एक लकड़ी होती है जिसे पोल्की मारन बोला जाता है। उसी लकड़ी का इस्तेमाल करके लकड़ी की मूर्तियां वगैरह बनाते हैं। बाद में उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लगाया जाता है। जो क्राफ्ट है, ऐसी मान्यता है कि इसे 15th-16th सेंचुरी से ही बनाया जाता रहा है। शुरुआती दौर में इसे विजयनगर एम्पायर ने पैट्रोनेज दिया और बाद में कोप्पल के नवाब ने भी इसे आश्रय दिया। ऐसी भी मान्यता है कि जो हम्पी चैरियट है जिसमें बहुत अच्छी कार्विंग की गई है उसे किन्नल आर्टिशियंस ने ही किया था। वाटर कलर इस्तेमाल किया जाता है इसमें। रेड, ग्रीन, येलो और ब्लैक ये फेवरेट कलर्स हैं जो किन्नल आर्टिस्ट हैं उनके लिए। थीम्स की बात करें तो वो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया करते हैं, लाइक हनुमान जी, गरुड़ जी, गोवरी या फिर दुर्गा माँ। ये इनके कुछ सिग्नेचर क्रिएशंस होते हैं। कई तरीके के जो आर्टिशियंस हैं वो कुछ बहुत बड़ी मूर्तियां बनाते हैं विलेज फेस्टिवल्स के लिए, या फिर ओरू हब्बा, क्रेडल्स या चौकीज भी उनके द्वारा बनाई जाती हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, जो किन्नल टॉयज होते हैं उसमें गोल्ड और सिल्वर कलर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही स्पेशल टेक्निक से तैयार किया जाता है जिसे लाजावरा कहा जाता है। लाजावरा मेथड से इसको तैयार किया जाता है। वो जो टिन होती है उसे पीटते हैं, बहुत देर तक पीटने के बाद बिल्कुल उसे एक पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं और उसी पाउडर को सिल्वर और गोल्ड पेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही एक्सपेंसिव और टीडियस होता है जो कि किन्नल क्राफ्ट की वैल्यू को बहुत ज़्यादा इनहेंस कर देता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सहतूत डैम के बारे में है।
अभी हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कि इंडिया अफगानिस्तान में जो लांदार लोकेशन है वहां पर एक डैम बनाएगा जिसे शहतूत डैम कहा जा रहा है। देखिए, जो डैम है उसे काबुल नदी की एक ट्रिब्यूटरी पर बनाया जाएगा, जिसे आप मैडन जो भी कहते हो, उस रिवर पर आने वाले समय में बना हुआ देख पाएंगे। जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में पार्टनरशिप के एक नए दौर को शुरू करेगा। ये डैम इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाएगा जो काबुल प्रोविंस है वहाँ और वहाँ आसपास के रीजन को। ये सेकंड मेजर डैम होगा जिसे अफगानिस्तान में इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा। इसके पहले अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, जिसे सलमा डैम भी नाम दिया गया था, उसे जून 2016 में इनॉग्रेट किया गया था, जिसे इंडिया ने ही कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये पूरी बातें शहतूत डैम के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। 1 लाख से ज़्यादा वाटर बर्ड्स पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, उसके विंटर्स में 2020-21 में आई, ऐसी जानकारी मिली। इसी संबंध में ये सेंचुरी न्यूज़ में आ गई, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये तो पहले ही क्लियर हो गया। इसे पोंग डैम रिजर्वायर या फिर पोंग डैम लेक के नाम से भी पुकारा जाता है। 1975 में ये डैम बनाया गया था। जब भी कोई डैम बनता है तो उसके पीछे एक रिजर्वायर तैयार हो जाता है, लेक तैयार हो जाता है। अब ये लेक कई तरीके की वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, उसे भी सपोर्ट करता है, तो लेक्स के आसपास बर्ड्स आना पसंद करती हैं। तो ये जो लेक है यही है पोंग डैम लेक। इसे 1983 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया गया और ये लेक 2002 में रामसार साइट भी डिक्लेयर कर दी गई। अब बात करते हैं आगे वेजिटेशन के बारे में। यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एरिया मिल जाएगा, कई तरीके के वाइल्ड लाइफ एनिमल मिल जाएंगे। अब इस पोंग डैम में पानी कहाँ से आता है, सीधे शब्दों में कहूँ तो बना किस नदी के ऊपर है, तो पोंग डैम बियास रिवर के ऊपर बनाया गया है। 220 स्पीसीज जो वर्ड की हैं, 54 फैमिलीज से वो यहाँ आती हैं। हिंदकुश हिमालय के आसपास की जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वहाँ से और साइबेरिया से विंटर के समय में इस जगह पे आ जाती हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम फौना की बात करें तो बार हेडेड गीज और कुछ और स्पीसीज में यूरेशियन कूट, नदन, पिनटेल, कॉमन टील, ग्रेट कॉर्मोरेंट, ग्रे लैग गूज, ये सब यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। कंसर्न की बात करें तो जो बर्ड की पॉपुलेशन है वो पिछले साल की तुलना में इस साल कम आई है, शायद बर्ड फ्लू की वजह से। ये सारी बातें पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। हमारा लास्ट आर्टिकल ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ट्रांस फैटी एसिड्स के ऊपर एक कैप लगाया, जो रूल्स थे उनको अमेंड करके, मतलब इनका इस्तेमाल अब फूड प्रोडक्ट्स में कम किया जाएगा। इसके पहले उन्होंने ऑयल्स और फैट्स के संबंध में जो नॉर्म्स थे उनको टाइट भी किया था। देखिए, जो ट्रांस फैटी एसिड होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसे एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस के तौर पे तैयार किया जाता है जब वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है। अब वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान ऐड क्यों कर देते हैं? देखिए, हाइड्रोजन को ऐड करने की वजह से वो ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और कई बार एडल्ट्रेंट के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज हाइड्रोजन को ऐड करना सस्ता पड़ता है। इस प्रकार से बेक्ड, फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड में आपको ये ट्रांस फैटी एसिड मिल जाएगा और एडल्ट्रेटेड घी में भी। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये आर्टरीज को क्लॉग कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और हार्ट से जुड़ी हुई और भी कई तरीके की बीमारियां होती हैं। WHO ने तो ये कहा है कि 2023 तक हमें पूरी दुनिया से सभी फूड प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैटी एसिड्स को रिमूव करना है। इसके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव भी चलाया है जिसका टाइटल भी रिमूव ही है। तो हम बात कर रहे थे कि ट्रांस फैटी एसिड्स का अब कम इस्तेमाल किया जाएगा, तो कितना कम इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, इसके पहले तक फूड प्रोडक्ट्स में 5% तक ट्रांस फैटी एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन 2021 से इसे घटाकर 3% और 2022 से इसे 2% करने के लिए कहा गया है। और ऑब्जेक्टिव वही है कि 2030 तक हम भी इंडिया से ट्रांस फैटी एसिड का जो इस्तेमाल है उसे एलिमिनेट कर देंगे, जो कि WHO के टारगेट के साथ मेल खाता है। तो ये पूरा आर्टिकल ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में। कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। अर्का शुभ वैरायटी ऑफ मैरीगोल्ड, ये जो वैरायटी है इसमें क्रूड कैरोटीन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है अगर फूल खराब हो जाए उसके बाद भी, और जो कैरोटीन है उसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में किया जाता है। बोमई केस 1994 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट लोगों के फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता। किन्नल क्राफ्ट ट्रेडिशनल वुडन क्राफ्ट है आंध्र प्रदेश का। सहतूत डैम, ये मैदान रिवर जो ट्रिब्यूटरी है काबुल रिवर की, उस पर बनाया जा रहा है। पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ब्यास नदी पे सिचुएटेड है, स्टेट ऑफ पंजाब में।
तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। आपको अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। सही जवाब वहां पर आपको पिंड मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां पर भी सही जवाब मिल जाएगा आपको। पीडीएफ ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा रिवीजन के लिए। तो इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।